साथियों, अभी हाल में ही संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इस समय की मुस्लिम लीग हो गई। साथियों, 10-15 साल पहले कांग्रेस में जो अर्बन नक्सली माओवादी पैर जमा चुके थे, वो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस एमएमसी बना चुके हैं। आखिर मुस्लिम लीग कैसे भारतीय राजनीति के इतिहास में नफरत और विभाजन का पर्याय बन गया? कैसे इस नफरत का दंश सबसे ज्यादा बंगाल को झेलना पड़ा? आज के इस खास पॉडकास्ट में हम करेंगे इसी विषय पर चर्चा। मैं हूं आपका दोस्त मृत्युंजय शर्मा। मुस्लिम लीग का विभाजनकारी इतिहास समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। हम आपको ले चलते हैं 1857 में, यानी भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम की तरफ। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में सिर्फ एक सैन्य टकराव नहीं था, यह भारतीय मुसलमानों की राजनीति की दिशा को पूरी तरह बदल देने वाला भूकंप था। मुस्लिम समुदाय ने मुगल काल में सत्ता, प्रशासन और प्रतिष्ठान पर कब्जा कर रखा था, लेकिन 1857 के बाद वो समुदाय ब्रिटिश शासन की नजर में अविश्वसनीय और विद्रोही घोषित हो गया। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के बाद व्यवस्थित रूप से मुसलमानों को नौकरी, प्रशासन और आधुनिक शिक्षा से काट दिया। जो कभी सत्ता के केंद्र में थे, वे हाशिए पर धकेल दिए गए। न नौकरी, न शिक्षण संस्थानों में जगह और न ही राजनीतिक भागीदारी। उनके सामने एक प्रश्न खड़ा हो गया, आने वाला भारत उनके लिए कैसा होगा? इसी संकट के समय में उभरते हैं सर सैयद अहमद खान। 1817 में दिल्ली में जन्मे एक बुद्धिजीवी, सिविल सर्वेंट और 1857 के रक्त रंजित दिनों के प्रत्यक्ष साक्षी। उन्होंने मुस्लिम समाज की दुर्दशा को 3 निष्कर्षों में समेटा। पहला, मुसलमान आधुनिक विज्ञान और पश्चिमी ज्ञान से दूर थे, जो उन्हें पिछड़ेपन के में धकेल चुकी थी। दूसरा, ब्रिटिश शासन चाहे कितना भी कड़वा क्यों न लगे, वही आधुनिक शिक्षा और उन्नति का मार्ग खोल सकता है। और तीसरा, सर सैयद अहमद खान को लगता था मुसलमान एक अलग राजनीतिक समुदाय है, जिनके हितों को हिंदू बहुल राष्ट्रवादी आंदोलन सहजता से प्रतिनिधित्व नहीं देगा। यहीं से शुरू होता है अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद का वह बौद्धिक प्रोजेक्ट जिसने आने वाली मुस्लिम राजनीति की नींव रख दी। उन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की नींव रखी, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या AMU बना, जो जल्द ही आधुनिक शिक्षा और मुस्लिम पहचान का केंद्र बन गया। अंग्रेजी साहित्य, विज्ञान, प्रशासनिक प्रशिक्षण और इस्लामी अध्ययन, यह मिश्रण एक नई मुस्लिम नेतृत्व पीढ़ी तैयार कर रहा था। 1886 में बनी ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे नेटवर्क प्रदान किया। यह मंच गैर राजनीतिक कहा गया, लेकिन वही आगे मुस्लिम राजनीति की रीढ़ में बदल गया। सर सैयद अहमद खान की रणनीति स्पष्ट थी, ब्रिटिश राज से टकराव नहीं बल्कि सहयोग, और दूसरी तरफ कांग्रेस से दूरी। 1885 में जब कांग्रेस बनी, उन्होंने मुसलमानों को उससे दूर रहने की सलाह दी। तर्क यह था कि हिंदू बहुल दल मुसलमानों की राजनीतिक पहचान को निगल लेगा। यह विचार आगे चलकर मुस्लिम लीग के लिए वैचारिक आधार बन गया। ब्रिटिश भी जानते थे कि यह नीति राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करेगी, और इसलिए उन्होंने इसे मौन समर्थन दिया। डिवाइड एंड रूल की राजनीति का एक परिष्कृत अध्याय। तो साथियों, ऐसे पड़ती है भारत में मुस्लिम लीग की नींव। 1857 से 1906 तक का यह दौर मुस्लिम अलग पहचान, अलग राजनीतिक हित और हिंदू बहुल राष्ट्रवाद पर अविश्वास की जमीन तैयार कर रहा था। यह विभाजन प्राकृतिक नहीं था, यह अभिजात मुस्लिम वर्ग का रणनीतिक भय और आकांक्षा से भरा निर्णय था। इसी भूमि पर जन्म हुआ 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। तारीख थी 30 दिसंबर 1906।
जगह ढाका। ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अंतिम सत्र में मुस्लिम लीग की स्थापना का ऐलान हुआ। वही मंच, वही नेतृत्व, जमींदार, नवाब, उच्च शिक्षित मुस्लिम अभिजात वर्ग। ढाका के नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ने प्रस्ताव रखा। नवाब वकारुल मुल्क और मोहसिनुल मुल्क ने ढांचा बनाया। लगभग 3000 प्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन संगठन की असली शक्ति वही पुराना अंग्रेजी शिक्षित वर्ग रहा। मुस्लिम लीग के 3 उद्देश्य थे। मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, और तीसरा, बिना टकराव के पर बिना समझौते के अपने राजनीतिक हित साधना। यह एक जन आंदोलन नहीं, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर काम करने वाला एक दरबारी ढांचे का संगठन था। लीग के पहले अध्यक्ष बने आगा खां। वो इस समय ढाका में मौजूद भी नहीं थे, फिर भी अगले दशक तक सबसे प्रभावशाली नेता बने रहे। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था। मुसलमान एक अलग राजनीतिक कौम है, जिन्हें संवैधानिक सुरक्षा तो चाहिए, पर ब्रिटिश सत्ता से टकराव नहीं। इसी दौरान मोहम्मद अली जौहर द्वारा तैयार ग्रीन बुक ने लीग को औपचारिक स्वरूप दिया, और पर्दे के पीछे काम कर रहा था उस समय का वायसराय लॉर्ड मिंटो। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने शिमला में उनसे मुलाकात कर अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग रखी। चूंकि ब्रिटिश सत्ता उस समय कांग्रेस के उभार से असहज हो चुकी थी, लिहाजा वो मुस्लिम लीग के इस विचार से संतुष्ट थी। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था। 1909 में इसने पहली वैचारिक विजय हासिल की। 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स की पहली बड़ी जीत सेपरेट इलेक्टोरेट्स के तौर पर मिली, जिसमें कहा गया था कि मुसलमान ही सिर्फ मुसलमान उम्मीदवारों को वोट देंगे। यह मुस्लिम अलग पहचान की वैधता थी, पर भारतीय राष्ट्रवाद के लिए दीर्घकालिक नुकसान था, जिसका खामियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। लॉर्ड मिंटो को इसीलिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। मुस्लिम लीग अंग्रेजी सत्ता के सहयोग से भारत में नफरत के बीज बो रही थी, लेकिन भारत का सामाजिक ढांचा इसकी ढाल बनकर खड़ा था। 1916 का लखनऊ समझौता हिंदू मुस्लिम सहयोग का अद्भुत क्षण था। कांग्रेस और लीग दोनों ने मिलकर संवैधानिक सुधारों की संयुक्त मांग पेश की। मोहम्मद अली जिन्ना 1906 में कांग्रेस से जुड़े, बाद में लीग में आए। वे उस समय तक दोनों संगठनों के बीच पुल थे। यहां कांग्रेस भी कम नहीं थी। उसने 1906 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स को स्वीकार कर लिया। मुसलमानों को प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटें और केंद्र में 1/3 प्रतिनिधित्व मिला, जो उनकी जनसंख्या से बहुत अधिक था। इसे कई इतिहासकार मुसलमानों को अलग राजनीतिक राष्ट्र के रूप में पहले औपचारिक स्वीकृति मानते हैं। मीडिया और कांग्रेस नेतृत्व ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा, पर यह समझौता समय की उपज थी। प्रथम विश्व युद्ध, ब्रिटिश सरकार की मजबूरियां और कुछ नेताओं की आपसी भरोसे की राजनीति। 1920 के दशक आते आते यह पुल टूटने लगा, लेकिन विभाजन की असली कहानी शुरू होती है 1930 के आसपास। इलाहाबाद में 1930 के मुस्लिम लीग अधिवेशन में अल्लामा इकबाल ने ऐतिहासिक भाषण दिया। उनका तर्क था, हिंदू और मुस्लिम दो कौमें हैं, सिर्फ धर्म के कारण नहीं, बल्कि कानून, संस्कृति, जीवन शैली और सामाजिक ढांचे के कारण। उन्होंने पंजाब, सिंध, NWFP और बलूचिस्तान को मिलाकर संयुक्त मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा। यह पाकिस्तान की घोषणा तो नहीं थी, लेकिन उसका बौद्धिक जन्म अवश्य था, और यहीं से शुरू होता है टू नेशन थ्योरी का वैचारिक जन्म। 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के बाद 1937 में प्रांतीय असेंबलीज के चुनाव हुए। बंगाल, पंजाब, सिंध, इनमें स्थानीय दलों ने बाजी मार ली। अलग निर्वाचन मंडल के बावजूद मुस्लिम लीग केवल 22 से 25% मुस्लिम सीटें ही जीत पाई। यह स्पष्ट हो गया कि लीग पूरे भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं थी। मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सत्ता का यह विभाजनकारी दांव फेल हो रहा था, लेकिन यहां कांग्रेस ने सत्ता की लालसा में फिर गलती कर दी। 1937 के चुनावों में कई राज्यों में कांग्रेस जीती थी, कई राज्यों में
कांग्रेस की सरकारें बनी जो 1937 से 39 तक चली। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के वैचारिक आधार को तोड़ने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी सरकारें बचाने और चलाने में मशगूल रही। इस बीच मुस्लिम लीग ने पीरपुर रिपोर्ट जारी कर मुसलमानों में असुरक्षा का माहौल बनाया और यहीं से लीग ने जन आधारित राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। इसके बाद आता है 23 मार्च 1940 का लाहौर प्रस्ताव, जिसमें मुस्लिम लीग ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में स्वतंत्र और संप्रभु मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा। पाकिस्तान शब्द पहली बार इसी प्रस्ताव में आया, जो बाद में विभाजनकारी मुसलमानों में लोकप्रिय हुआ। इसी अधिवेशन में जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत का राजनीतिक रूप दिया। कहा, हमारी संस्कृति, इतिहास, नायक सब अलग है। यह मुस्लिम लीग की विचारधारा का पूर्ण रूप से परिवर्तन था। अब वो टू नेशन थियरी की तरफ बढ़ रही थी। 1937 के बाद जिन्ना ने मुस्लिम लीग को नया रूप दिया और 1945-46 के चुनावों में यह संगठन एक विशाल जन आंदोलन में बदल चुका था। 492 आरक्षित केंद्रीय मुस्लिम सीटों में से 425 यानी लगभग 86% पर मुस्लिम लीग ने जीत दर्ज की थी। ग्रामीण जमींदार वर्ग, धार्मिक नेतृत्व, शहरी शिक्षित मुसलमान सब लीग के साथ थे। अब ब्रिटिश और कांग्रेस किसी भी तरह इसकी मांग टाल नहीं सकते थे। इसी दौरान 1946 में आया कैबिनेट मिशन, जिसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक जटिल समझौता प्रस्तावित किया। यह ऐतिहासिक समझौता बन सकता था, लेकिन कांग्रेस की अस्पष्टता, अविश्वास और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने इसे तोड़ दिया। कांग्रेस के बदलते रुख के साथ ही मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा कर दी। फिर आया 16 अगस्त 1946, डायरेक्ट एक्शन डे। भारतीय महाद्वीप के इतिहास का सबसे भयानक दिन। कोलकाता के भयावह दंगे, फिर नोआखली, बिहार और अन्य प्रांतों में हिंसा भड़क उठी। हजारों मौतें हुई, लाखों लोग विस्थापन का शिकार हुए, महिलाओं पर अत्याचार हुए। देश की संवैधानिक राजनीति अब हिंसा के साए में आ गई थी। 16 अगस्त 1946 को घोषित डायरेक्ट एक्शन डे ने राजनीतिक तनाव को नैतिक सीमा से परे धकेल दिया। कोलकाता में भीषण दंगे, जिन्हें ग्रेट कोलकाता किलिंग्स कहा गया, और उसके बाद नोआखली, बिहार व अन्य प्रांतों में फैलती सांप्रदायिक लहर ने सदियों से जुड़े हुए समुदायों के बीच गहरे घाव कर दिए। आधिकारिक और अनौपचारिक आंकड़ों में भारी मृत्यु, हजारों घरों का नाश, महिलाओं के साथ अभूतपूर्व अत्याचार और लाखों लोगों का विस्थापन दर्ज है। हिंसा ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया कि अब शुद्ध रूप से संवैधानिक वार्ता से ही समस्या हल नहीं हो सकती। बंगाल को इस हिंसा का सबसे ज्यादा दंश झेलना पड़ा। 1947 में माउंटबेटन प्लान आया और रैडक्लिफ लाइन ने पंजाब और बंगाल को कटी फटी सीमाओं में बांट दिया। 15 अगस्त 1947 को देश को तो स्वतंत्रता मिली, लेकिन साथ ही भारत और पाकिस्तान के नक्शे खून से लिखे गए। पाकिस्तान जाने वाले शीर्ष नेता जिन्ना, लियाकत अली लीग को अपने साथ ले गए। भारत में मुस्लिम लीग का प्रभाव समाप्त हो चुका था। लेकिन 10 मार्च 1948 को चेन्नई में IUML बना, नाम वही, सूरत नहीं। 1948 से 1952 के वर्ष भारत में मुस्लिम राजनीति के पुनर्गठन का कठिन काल था। धीरे धीरे कांग्रेस, नेहरू और मौलाना आजाद की समावेशी नीति का प्रभाव बढ़ा। सांप्रदायिक राजनीति अपना नैतिक आधार खोती चली गई। पाकिस्तान की स्थापना इतिहास की जितनी बड़ी घटना थी, वो अंदर से उतनी ही जटिल भी थी। विभाजन से लाखों परिवार बिखरे, संस्कृतियां टूटी, सदियों से साथ रहते रिश्तों में घाव पड़ गए। इतिहास ने साबित किया कि राजनीतिक विजय जब जन आपदा बन जाए तो उसका दर्द केवल नक्शों पर नहीं, मनुष्यों की स्मृतियों में लिखा जाता है। 1940 से 47 केवल राजनीतिक जीत हार का रिकॉर्ड नहीं, यह दक्षिण एशिया की आत्मा पर लिखा परिवर्तन का महाकाव्य है।
इसके निशान आज भी हमारी संस्थाओं, भाषाओं, स्मृतियों और संवादों में गूंजते हैं। रक्त रंजित विभाजन के लिए देश आज तक न मुस्लिम लीग को माफ कर पाया है और न ही कांग्रेस को। यह थी मुस्लिम लीग और बंगाल से जुड़े इसके इतिहास की परतें खोलती कहानी। हमें पहचानना होगा उन लोगों को जो मुस्लिम लीग की विचारधारा को आज भी खाद पानी देते हैं। उनके चेहरे से नकाब उतारना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी और एक मुद्दे के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक्स और कमेंट्स के जरिए हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। नमस्कार।